साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेश शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर, आखिर कर्नाटक में जहां भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जेडीएस के साथ, जनता दल सर्कुलर के साथ, तो कर्नाटक में ऐसा क्या उलटफेर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लीन बोल्ड हो गई। साथियों, आखिर यह बहुत बड़ा झटका है। आखिर इसका कारण क्या है? कर्नाटक चुनाव हारने का भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा रीजन क्या है? साथियों, इस मैटर पर हम चुप नहीं बैठ सकते। इस मैटर पर हमें वीडियो बनाना थोड़ा अच्छा लगा। आज मतगणना का रिजल्ट आया जिसमें कांग्रेस पार्टी लगभग 136 से 37 सीट जीती और भाजपा जो सत्तारूढ़ दल थी वह मात्र 65 से 66 सीट पर ही अपने आप को संतोष करना पड़ा। आखिर इसका रीजन क्या था? साथियों, चुनाव प्रचार में कहीं से भी भाजपा के द्वारा कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया, बल्कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री स्वयं अमित शाह जी एवं मोदी जी तमाम रैलियां किए, तमाम सम्मेलन किए, वो किए, अपना सभा किए, लेकिन इन सब कारणों की, इन सब इतना मेहनत करने के बावजूद भी आखिरकार भाजपा की हार हुई। आखिर क्या कारण है? साथियों देखिए, मैं इस मैटर पर कहना चाहता हूं कि जनता जो है, अब जनता मूर्ख नहीं रही है। जनता सारे चीजों को देखती है। बीजेपी की कर्नाटक में हार का मुख्य वजह यह थी कि 2014 में जिन मुद्दों को लेकर भाजपा सत्तारूढ़ हुई थी और भाजपा के पक्ष में एक आंधी चल रही थी, उन मुद्दों से अब वर्तमान की भाजपा सरकार जो है वो भटक गई है। साथियों, 2014 में अच्छी तरह से मालूम है, जब अन्ना हजारे और बाबा रामदेव जी का आंदोलन रामलीला मैदान, दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहा था, तो कांग्रेस पार्टी उनको आरएसएस से प्रायोजित आंदोलन बता रही थी कि यह आरएसएस से प्रायोजित आंदोलन है, ये सब नेता हैं, ये जनता नहीं है। ठीक उसी प्रकार की भूल करने की गलती भाजपा से हुई और उसी भूल का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में इतनी बुरी तरह से हारी, जिसकी किसी को अंदेशा भी नहीं था कि इतनी कम सीटें आएंगी। साथियों, 2014 के समान ही वर्तमान की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। जैसा कि हमारे देश के खिलाड़ी, हालांकि बहुत सारे लोग उनको पहलवान कह के संबोधित कर रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाह रहा हूं कि यह देश के पहलवान नहीं बल्कि देश के खिलाड़ी हैं, और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। ऐसे खिलाड़ी ऐसा घिनौना अपराध, ऐसा क्रूर अपराध किसी भी व्यक्ति पर, हालांकि जो अपने कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर आरोप लगाए हैं, लेकिन फिर भी आज उन लोगों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता अच्छी तरह से समझ रही है कि अगर एक आम आदमी के खिलाफ इस तरह के संगीन मुकदमे में अपराध पंजीबद्ध हो जाए या रिपोर्ट हो जाए, तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन एक बाहुबली, एक वर्तमान सत्ताधारी के सांसद तथा कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ अगर रिपोर्ट और इस तरह का दुष्कृत्य करने का आरोप लगाया जा रहा है, फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या देश में दो कानून है? क्या सत्ताधारी या सांसद या विधायक के खिलाफ अगर वो कोई अपराध करते हैं तो उनके खिलाफ दूसरा कानून है और आवाम के लिए दूसरा कानून है? ऐसा तो हमारा संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में तो ये लिखा है कि कानून के दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। जब समान हैं
तो इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यह भी कर्नाटक के जनता में कहीं न कहीं एक अहम प्रश्न था। इसके अलावा साथियों, सत्ता दल जो थे, सत्ताधारी पार्टी जो थी बीजेपी पार्टी, वह फिर एक बार अपनी नैया पार लगाने के लिए भगवान राम, भगवान हनुमान जी, बजरंगबली जी का सहारा लेना चाहती थी। जबकि जनता जान चुकी है कि आज हमारे देश में अहम समस्या जो है वह है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई। तीन मुद्दा हमारे देश में बहुत ही अहम है और इन्हीं तीन मुद्दों के बदौलत 2014 में भाजपा की सरकार बनी और भाजपा की आधी लगभग ये 2019 तक चलती रही। 2019 तक अगर भाजपा के नाम पर कोई भी व्यक्ति XYZ अगर चुनाव लड़ गया तो उसको जीतना ही जीतना है, क्योंकि भाजपा की एक समय आंधी चल रही थी। क्यों? क्योंकि जनता में यह विश्वास था कि शायद वर्तमान भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाएगी, बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई कड़ा कदम उठाएगी, महंगाई रोकने के लिए कोई कड़ा कदम उठाएगी। क्योंकि जो जन आंदोलन उस समय हो रहे थे, उस जन आंदोलन में तरह तरह के वादे किए जा रहे थे। उन वादों पर विश्वास करके देश की जनता ने भाजपा के हाथों में बागडोर दिया और आगे तक उन पर विश्वास करती चली आई। लेकिन जैसे ही ये भाजपा दल सत्ता पर काबिज हुई, इन अहम मुद्दों को भूल गई। साथियों, अगर हम विगत 9 वर्ष में भाजपा के उपलब्धियों या उनके द्वारा किए गए कार्यों की गणना करें तो कुछ कार्यों को छोड़ दें तो हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई संरचनात्मक कार्य, कोई अच्छा कार्य वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा किया गया हो। मुख्य रूप से उनके कार्यों में धारा 370 हटाना, मैं मानता हूं कि यह बहुत ही बेहतरीन कार्य है मोदी जी के द्वारा। जीएसटी भी लाना हम बेहतरीन कार्य मान सकते हैं। इसके अलावा नोटबंदी भी उनका कहीं ना कहीं काला धन रोकने के और काला धन को सामने लाने के परिदृश्य में कहीं ना कहीं अच्छा कदम था। लेकिन उस कदम से भी भाजपा पीछे हट गई। वह भी पूर्ण रूप से जैसा अनुमान था वह संपूर्ण नहीं हो सका। इसके अलावा भाजपा सरकार क्या की है आज दिन तक? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया है, जबकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे सर्वोच्च न्यायालय तथा कई राज्यों के उच्च न्यायालयों के द्वारा कड़ी आपत्ति, कड़ी टिप्पणी की गई है कि यह बहुत ही खतरनाक है, यह दीमक के भांति, माने तरह तरह के आपत्ति टिप्पणी की गई है। लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ वर्तमान भाजपा सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। महंगाई रोकने के लिए, महंगाई कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। बेरोजगारी कैसे कम हो, बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, बल्कि बेरोजगारी को बढ़ा रही है। बढ़ा कैसे रही है साथियों, कि जब से भाजपा सरकार सत्तासीन हुई है तब से लगभग 3-3.5 हजार से भी अधिक कंपनियों को बंद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। साथियों, हम मानते हैं कि यह कंपनियां कहीं ना कहीं अनलीगल कार्यों में लिप्त रही होंगी जिससे सरकार बंद की, लेकिन दूसरा कंपनी के दूसरे पक्ष को भी सरकार को देखना चाहिए था। उन कंपनियों के द्वारा लाखों लोगों को रोजगार भी दिया गया था, तो उन रोजगार को जो व्यक्ति उन कंपनियों में नौकरी करते थे, जिनका परिवार का जीविकोपार्जन का स्रोत मात्र वही कंपनियां थी, क्या उनके रहवास के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनका रोजगार जो छीन लिया गया उन कंपनियों को बंद करने के बाद, क्या उनके लिए कोई कार्य किया गया? इसके अलावा साथियों, कर्नाटक चुनाव हारने का एक अहम कारण और भी है। साथियों, हमारे देश में सहारा जैसी संस्था, सहारा जो पूरे देश में उनके ब्रांचेज हैं, भारत देश में ब्रांचेज हैं और भारत देश के बहुत सारे लोग उसमें एजेंट के रूप में अपना कार्य करते थे और उससे कमीशन बतौर जो भी मिलता था उससे उनके परिवार का भरण पोषण होता था, जीविकोपार्जन होता था। इसके अलावा सहारा में बहुत सारे एम्प्लॉइज भी थे, लगभग 10-11 लाख एम्प्लॉइज थे, कार्यकर्ता थे, दोनों मिला के अगर माना जाए। लेकिन विगत 10-11-12 वर्षों से सहारा जैसी संस्था को, यानी जिसमें 11-12 लाख कर्मचारी हैं, उनको भी बेसहारा कर दिया गया। वह भी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। आज उन संस्थाओं में जिन निवेशकों ने पैसा जमा किया है, अपना सपना देख के, अपना प्लान बना के, माने एक सिस्टमेटिक प्लान के तहत सहारा इंडिया में या PSCL में
पैसा जमा किया था कि आज के 3 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद जब हम अपने बेटी की शादी करेंगे, अपने बेटे की शादी करेंगे, या हमारी बेटी या बेटा जब उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे, उस समय ये मैच्योरिटी पूछ जाएगी और ये मैच्योरिटी उनके उच्च शिक्षा में, उनके शादी ब्याह में काम आएगा। अब सोचिए, ऐसे लाखों निवेशकों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। कौन किया सब चकनाचूर? भाजपा सरकार ने किया। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के हार का सिर्फ एक कारण नहीं था, और यह एक ट्रेलर है साथियों, यह एक वार्निंग है। इसको अगर वार्निंग की तरह भाजपा सरकार ले और अपनी गलतियों का पुनर्विचार करे, मंथन करे कि आखिर हम लोगों से गलती कहाँ हुई, हम लोगों ने क्या ऐसा कमी कर दी कि जनता इतना नाराज हो गई, तो निश्चित है कि 2024 जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उसमें भाजपा अपनी सरकार, अपनी कुर्सी बचा सकती है। अन्यथा अगर यही चलता रहा जो चल रहा है, न तो महंगाई रोकने के लिए कोई कदम उठाएगी, न बेरोजगारी रोकने के लिए कदम उठाएगी, और न ही भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई कड़ा नियम, कोई कड़ा कानून बनाएगी, तो निश्चित रूप से 2024 में भी सरकार को कुर्सी से हटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों, सहारा के भुगतान का भी मैटर बहुत गंभीर है। अगर सहारा के भुगतान पर भी सरकार सचेत नहीं होती, सरकार जागृत नहीं होती, तो निश्चित रूप से वह भी एक मैटर है। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कई मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर गंभीर रूप से सरकार को विचार करना होगा, मंथन करना होगा, तभी जाके आगे आने वाले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं, उन विधानसभा चुनावों में सरकार की जीत सुनिश्चित हो सकती है। अन्यथा साथियों, अन्यथा के लिए मुझे नहीं लगता कि सरकार पुनः सत्तासीन होगी। अब कुछ ही माह बाद हमारे राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, वहां भी यही मुद्दे रहेंगे। अब अगर सरकार सोचती है कि वहां के मुद्दे बदल जाएंगे, तो यह संभव नहीं है। साथियों, जो मुद्दा हमारे कर्नाटक चुनाव में था, वही मुद्दा यहाँ भी प्रभावी होगा। अगर भाजपा चाहती है, भारतीय जनता पार्टी, कि हम भगवान के सहारे या राम के सहारे अपना बेड़ा पार कर लेंगे, तो अब वह दिन दूर हो गया है। साथियों, इस पर कड़ा चिंतन मंथन करना होगा। साथियों, जो आरोप खिलाड़ियों के द्वारा लगाया जा रहा है, उन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए, हालांकि ये तो नैतिकता, हर एक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी होती है। अगर उनके ऊपर आरोप लगाया, एक व्यक्ति नहीं बल्कि 7-7 8-8 खिलाड़ियों ने आरोप लगाया, तो अब तक में तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने पद से हट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वह पद पर बने रहेंगे, अगर वह सत्तासीन रहेंगे, तो किसी भी सत्तासीन या नेता के खिलाफ कोई निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? निष्पक्ष जांच करने के लिए निश्चित रूप से यह जरूरी है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करके जेल में डाले, ताकि जो उनका प्रभाव है, वो अपने प्रभाव से जो एविडेंस को गुमराह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच कभी संभव नहीं हो पाएगी। साथियों, इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार में तनिक भी नैतिक जिम्मेदारी हो, नैतिकता हो, तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल बोलें कि आप इस्तीफा दें, और उनकी सदस्यता, जो संसद सदस्य हैं, वो उनकी सदस्यता भी उनको कैंसिल किया जाए, क्योंकि वह ऐसा कृत्य किए हैं जो कृत्य मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग यह आवाज उठा रहे हैं कि आखिर इन खिलाड़ियों के साथ अगर इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, तो ये विगत 10, 11, 12 सालों से चुप क्यों थी? साथियों, यह भी बहुत अहम प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं यह देना चाहता हूं कि यह जो यह दुष्कृत्य का आरोप लगाया गया है, यह कोई साधारण आरोप नहीं है। साथियों, इसमें सारा चीज सोचना पड़ता है, अपने समाज को देखना पड़ता है, घर को देखना पड़ता है, परिवार को देखना पड़ता है, मान है, मर्यादा है, इज्जत है, लोक लाज है, सारे पहलुओं को देखना पड़ता है। साथियों, हमारे देश में 80% महिलाएं अगर देखा जाए तो इस तरह से शारीरिक शोषण का शिकार होती हैं, लेकिन 80% महिलाएं में से लगभग मान के चलिए कि 79% महिलाएं चुप हो जाती हैं, उस शोषण को सह लेती हैं और किसी के सामने उसका
खुलासा नहीं करती हैं। खुलासा क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि उनको लोक लाज का भी ख्याल रखना पड़ता है। अगर किसी महिला के ऊपर इस तरह के चारित्रिक कलंक लग जाए तो उस महिला के आगे की जिंदगी क्या होगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके बदौलत उन्होंने 10-11 सालों से किसी भी तरह का कोई आवाज नहीं उठाया। हालांकि एक चीज हम और बता दें साथियों, महाभारत में माता कुंती ने उस राज को कि कर्ण माता कुंती का पुत्र था, यानी पांडवों का भाई था, तब तक नहीं बताया जब तक कर्ण की मृत्यु नहीं हो गई। मृत्यु के बाद माता कुंती ने बताया कि अरे तुम जिसको मारे हो वो तुम्हारा ज्येष्ठ भाई है। यह सुनकर सारे पांचों पांडव विलाप करने लगे। युधिष्ठिर ने यहाँ तक कि माता को श्राप भी दे दिया। तो क्यों? वह तो एक राजकुमारी थी, एक राजा की राजरानी थी। उनके द्वारा भी इस तरह के कृत्य को नहीं उजागर किया गया, नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? उसी मान मर्यादा के लिए, उसी लोक लाज के लिए। तो यह बहुत गंभीर मैटर है। इस मैटर पर सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। एफआईआर दर्ज हो गया है, लेकिन आगे की कार्यवाही अगर आप निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं तो उनको पद से हटना पड़ेगा। इसके साथ ही उनको जेल में भी डालना पड़ेगा। जब वो गिरफ्तार होंगे तभी उनके खिलाफ कोई एविडेंस, कोई गवाह उनके अगेंस्ट में बोलने का हिम्मत करेगा, नहीं तो हिम्मत ही नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके सामने अगर गोली चलाया जाए, ऐसे ऐसे बाहुबल हैं, ऐसे ऐसे अपराधी हैं कि सबके सामने गोली मारेंगे, लेकिन उसके खिलाफ बयान देने के लिए, गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि सबका बाल बच्चा है, कौन अपने बाल बच्चों को मरवाएगा। तो इस तरह का कृत्य अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है और कोई गवाही देने के लिए तैयार हो भी रहा है तो उसको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से उसको दबाव डाला जाएगा, उसको धमकी दिया जाएगा, क्योंकि जो अपराधी है वो खुलेआम विचरण कर रहा है। यह हमारे देश का एक संविधान है, नियम है, कानून है। उन नियमों कानूनों को पालन करो। ऐसा ना हो कि किसी के लिए दूसरा कानून और किसी के लिए दूसरा कानून बन जाए। अगर यही चलता रहा तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि 2024 आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब यह एक वार्निंग है, आप समझ जाइए। अगर आप दिन रहते समझ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सरकार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहेगी और आप सिर्फ विकास 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 कह के अगर वोट मांगेंगे तो विकास जनता अच्छी तरह से देख रही है कि कितना विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है। आपने जो भी सरकारी संस्थाएं थी उन संस्थाओं का बिक्री कर दिए। बिक्री करने के बाद वहां से रोजगार घट गया। रोजगार घटने के साथ साथ जिन संस्थाओं को आप बिक्री किए हैं उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। तो यह सारे समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं। इसके अलावा महंगाई आप देख ही रहे हैं कितना बढ़ रही है, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। भ्रष्टाचार, आप मानते हैं कि आपके द्वारा जब से आपकी सरकार बनी है आपके किसी भी मंत्री पर या आपके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा है, एक भी आरोप आपके खिलाफ नहीं लगा है। लेकिन आपके खिलाफ नहीं लगा है, आपके कर्मचारी जो हैं, आपके मातहत जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं वो बिल्कुल खुलेआम माने एक तरह से नियम बना दिए हैं कि बिना पैसे के कोई कार्य होगा ही नहीं। तो यह कहना कि मेरे ऊपर दाग नहीं लगा है यह कदापि तर्क संगत नहीं है। आप एक कड़ा नियम बनाइए, कड़ा अध्यादेश पारित कीजिए, तत्काल अध्यादेश पारित कीजिए ताकि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जो बेलगाम हो गई है आज, उस पर रोक लगाया जा सके, ताकि जनता को लगे कि नहीं, आपके द्वारा जिन आशाओं से, जिन विश्वास से जनता ने आपको वोट दिया था और 2014 में सरकार बनाई थी, 2019 में सरकार बनाई थी, उनके आशाओं पर आप खरा उतर रहे हैं, तभी आपके आगे का रास्ता अच्छा होगा। इन्हीं बातों के साथ साथियों मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।